जय हिंद दोस्तों। आज के इस एपिसोड में अभ्यास सेट 2 देखेंगे। पहला अभ्यास सेट आपको करा दिया गया है और दूसरा अभ्यास सेट जो है इसमें आपको 100 प्रश्नों का कुल सेट रहेगा और यह प्रश्न सेट एडिटोरिया के जो 7500 का सीरीज आया हुआ है उसी का यह सेट है। तो इसमें आपको 1 से 100 तक का प्रश्न कराया जाएगा और ऑप्शन को अधिक से अधिक विश्लेषण किया जाएगा। अगर उससे और प्रश्न बनने वाले हैं तो उसका भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दिया हुआ है, 29 मार्च 1890 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। ऑप्शन सी है, दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। इसका असत्य है ऑप्शन सी, महात्मा की 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका बैठक हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था। यह पूछे कि आपको कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कुल कितने प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था। 1889 में जो हुआ था 5वें अधिवेशन हुआ था, जिसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें हो जाएगा कितने महिलाओं ने भाग लिया था, तो 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें कदामनी गांगुली और पंडिता रामाबाई प्रमुख थी। ऑप्शन सी जो है आपको 1917 के कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट ने पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही क्रम में इंगित करता है। तो ऑप्शन है आपको मार्लो मिंटो सुधार, गांधी समझौता, अगस्त प्रस्ताव और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था और गांधी समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था और अगस्त प्रस्ताव आपको 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और आपका अगला है कि जलियांवाला हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को यह अमृतसर में घटित हुआ था, इसमें डलर डायर ने गोली चलवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909, इसके बाद होगा जलियांवाला बाग कांड, इसके बाद गांधी समझौता, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सरदार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए अनुशंसा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपको 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किया गया था। चंद्रशेखर आजाद, आजाद हिंद सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ थे। यह सचिन चंद्र सन्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया और प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन इन्होंने लिखे थे। अगला है मास्टर सूर्यसेन, बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना मास्टर सूर्यसेन के द्वारा किया गया था और 1930 में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर छापा पड़ा था इसी के नेतृत्व में। अगला है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब के स्थापना किया था। इन्हीं के द्वारा गणेश उत्सव जो है
1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। ये बीना चटर्जी, जिसको बीना दास कहा जाता है। बीना दास बंगाल के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1932 में दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोली चलाई थी बीना दास के द्वारा। उषा मेहता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन करने के लिए प्रसिद्ध है, उषा मेहता के द्वारा। और मातंगिनी हजारा है, यह पश्चिम बंगाल के तामुल की रहने वाली 73 वर्षीय वृद्धा थी जो गांधीवादी विचारा से प्रभावित था और 1942 में वंदे मातरम गाते हुए और तिरंगा थामे हुए ब्रिटिश पुलिस के 3 गोली खाकर शहीद हो गई थी, इसलिए इन्हें गांधी बूढ़ी या बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की महिला बिग झांसी की रानी रेजिमेंट से की यह कमांडर थी। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले यानी गांधी जी के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और बी आर अम्बेडकर के द्वारा यह बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया गया था। ज्योतिबा फुले जो है आपको संशोधक समाज के साथ साथ 1884 में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया ताकि दलित किसानों और मिल मजदूरों को संगठित कर उनके हक की आवाज उठाई जा सके। और उनके द्वारा कृष्ण भालेकर ने इसके तहत दीनबंधु अखबार भी निकाला था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम बताइए। इसमें सैयद वंश का सही क्रम क्या है? तो आपका पहला हो जाएगा खिरिज खां के द्वारा 1914 से 1921 तक यह शासन किया था, 1421 तक शासन किया था। इसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह के द्वारा 1421 से 1434 तक शासन किए थे। इसके बाद मोहम्मद शाह हो जाएगा आपको 1434 से 1445 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और लास्ट में हो जाएगा आपको अलाउद्दीन आलम शाह जिन्होंने 1445 से 1451 तक इन्होंने शासन किया था। तो फर्स्ट में हो जाएगा खिरिज खां एक में हो जाएगा आपको खिरिज खां, इसके बाद हो जाएगा मुबारक शाह 3, इसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह 2, और इसके बाद हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह यानी 1 3 2 4। एक ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुद्रामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके बारे में सही कथन को चुनिए। इसका पहला है, रानी रुद्रामा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। यह सही है आपका। उसने दक्षिण तमिलनाडु में पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेना से शासकों से पराजित किया था। तो यह आपका गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS साइरिस जो शब्द का अर्थ क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्री, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों को
अस्थायी आवास प्रदान करने से के संदर्भ में यह शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस, पैबोस मतलब सीधा मतलब होता है दंडवत, और पैबोस का मतलब सम्राट के पैर चूमना की प्रथा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। तो इसका हो जाएगा गलत। यह आपका इल्तुतमिश नहीं, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन ने चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। यानी एक में आपको बलबन होना चाहिए था और दो में आपका इल्तुतमिश होना चाहिए था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं तो दो सही है। अगला प्रश्न, कौन गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले होता था भुक्ति, भुक्ति को विषय, विषय के बाद विधि, विधि को ग्राम, यानी ग्राम से ऊपर विधि था, विधि से ऊपर विषय था, और विषय से ऊपर भुक्ति था। देखिए भुक्ति, भुक्ति जो होता था यह गुप्त काल में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन यानी प्रांत या राज होता था, जिसके गवर्नर को ऊपरी कहा जाता था। भुक्ति के गवर्नर को ऊपरी कहा जाता था। अगला था विषय, प्रांतों को आगे जिला में बांटा गया था, यानी भुक्ति को विषय में बांटा गया था, जिला में बांटा गया था, जिसे ही विषय कहा जाता है। इसका प्रधान जो था विषयपति था, और जिलों के नीचे आपको वीथी होता था, वीथी होता था, और वीथी के नीचे ग्राम होता था। जो ग्राम का मुखिया जो होता था उसको ग्रामी कहा जाता था, और वीथी का जो होता था उसे वीथी ही कहा जाता था। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भुक्ति, भुक्ति के बाद विषय, विषय के बाद विधि, विधि के बाद ग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा होयसलेश्वर जो है बेसर शैली का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटककार। ये आपको भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर प्राचीन भारत का नाटककार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? यानी भारत का प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है वह आपका सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का सही क्रम है, सबसे पहले है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजी और पंथ निरपेक्ष जो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायत समिति और जिला पार्षद का अध्यक्ष जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होता है। ऑप्शन बी है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के प्रक्षेपण में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो होता है चुनाव आयोग के प्रक्षेपण में होता है। ऑप्शन बी में है जो पंचायत लड़ने का आयु जो होता है आपको 21 वर्ष होता है, और जो है आपको वोट देने का उम्र जो होता है 18 वर्ष होता है। इसके बाद होता है पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्यक्ष परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में गठित होती है। इसका सही इसमें जो हो जाएगा आपको, ये पंचायत समिति और जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में गठित होते हैं, ये गलत है, क्योंकि जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों का चुनाव आमतौर पर चुने हुए सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिसको आप पंचायत समिति चुनते हैं वही आपको इसका पंचायत समिति का अध्यक्ष चुनता है। जिसको आप जिला परिषद को चुनते हैं वही आपको जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी 1 और 2 गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का किया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समादेश। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा समादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश, अध्यादेश आपको अध्यादेश संसद या विधानसभा के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य है। यानी प्राकृतिक का पर्यावरण का संरक्षण आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य के जो है सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के समिति पर जोड़ा गया था, जो भाग 4 के 1 में यह है और अनुच्छेद 51 के क में यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभारी है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। यानी भारतीय ध्वज संहिता का जो प्रावधान है वह आपको लागू करने का भारतीय मानक ब्यूरो के पास है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की सामग्री, रंग की शेड और आकार की सटीक मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन जारी करता है। और आपका हो जाएगा विदेश मंत्रालय, यह केवल विदेशी दौरे या दूतावास में ध्वज के उपयोग के राजनयिक नियमों को देखता है। और गृह मंत्रालय ये फ्लैग कोड के समान नियमों और राष्ट्रगान आदि के प्रोटोकॉल को देखता है। तो गृह मंत्रालय हो जाएगा आपको फ्लैग कोड और राष्ट्रगान के आदि के प्रोटोकॉल को देखता है। विदेश मंत्रालय केवल विदेशी दौरे या दूतावासों के ध्वज के उपयोग के राजनीतिक नियमों को देखता है। और भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय ध्वज संहिता का जो आपका मानक होता है, रंग होता है, सामग्री होता है, किस सामग्री का यह बनेगा, कौन सा रंग होगा, इसका आकार कितना होगा, इसको भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए 4 युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका, इसका सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा अनुसंधान संस्थान जो है जोरहाट में है। और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। तो हिमालय वन अनुसंधान आपको हो जाएगा शिमला हो जाएगा आपको, वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कि रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय कोयला निगम की स्थापना। तो इसमें आपका हो जाएगा रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन 1774 में किया गया था। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना 1956 में किया गया था। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971 से 1973 के बीच किया गया था। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा 1774 रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। दूसरा हो जाएगा आपको 1956
राष्ट्रीय कोयला निगम का स्थापना 2। इसके बाद हो जाएगा आपको 1971 से 73 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। अगला प्रश्न है, इंडिया का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण में अग्रणी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो है चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार में के लिए प्रसिद्ध है यह। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.2 लगभग हो जाता है आपको कि भारत की जनसंख्या जनगणना में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। अगला प्रश्न है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखीय गति का संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है। अगला प्रश्न है कि इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता होता है, इको साउंडिंग का प्रयोग इसमें किसमें किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र की गहराई मापने में इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अर्धचालक। सोलर सेल जो होता है आपको अर्धचालक का बना होता है। अर्धचालक जिनका बहुत कम तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसमें सोलर सेल नहीं बनते हैं। अतिचालक में, सॉरी, अतिचालक हम उसे बोलते हैं जो वे पदार्थ जिनका बहुत कम तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और अर्धचालक जैसे सोलर में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, चालक जिसमें विद्युत प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इनका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाता है? ठीक है, सही हो जाएगा आपको अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच मान 4.5 से कम होता है और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर यह अम्ल वर्षा कराता है। अगला प्रश्न है, जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रेडियम। रेडियम का उपयोग जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन में कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, वह आपको फास्फोरस होता है। यानी सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, वह फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है? इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है जिसमें अंडा होता है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी में पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, पेनियोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी में ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी में आपको मृदा का अध्ययन किया जाता है, पेनियोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा है और ट्रोपोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लेमिलेरिया। लेमिलेरिया से
शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है धातु से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपेंथिस जो होता है आपको कीट भक्षी पौधा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी12 से कमी से आपको सीलिएक रोग होता है। सीलिएक रोग आपको विटामिन बी12 से होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? 39 को हो जाएगा ऑप्शन आपको डी कोशिका द्रव। कोशिका में मौजूद जो होता है जेली जैसा द्रव जो होता है उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक जो पौधा के प्रजातियों का दीर्घकालीन संरक्षण क्या तकनीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक पहली बार 2002 में जारी किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002। अगला प्रश्न है, बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी हैरिस टोडेरो मॉडल। हैरिस टोडेरो मॉडल जो होता है बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास को व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आपको चित्रकला और राज से मिलान करना है। इसका सही उत्तर आपको कौन हो जाएगा? मधुबनी का इसमें का जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी आपको हो जाएगा बिहार से हो जाएगा। लेपाक्षी आपको आंध्र प्रदेश के हो जाएगा और पटचित्र उड़ीसा का है और वारली महाराष्ट्र का है। तो एक के आपको 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके संबंध स्थापित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को फिलिप्स चक्र के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने दर्शाया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक उल्टा यानी विपरीत संबंध होता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आर्थिक गतिविधि बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है। अगला प्रश्न है, कहलगांव किस राज्य में पड़ता है? राज्य है और उससे संबंधित जगह बिजली संयंत्र है और राज्य है, इसका मिलान करना है। तो कहलगांव आपको बिहार में पड़ता है यानी अब 1 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। खरगोन आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है तो बी को आपको 1 हो जाएगा। कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है तो सी का 4 हो जाएगा और कुडगी आपको कर्नाटक में पड़ता है तो डी का आपको 3 हो जाएगा यानी 2 1 4 3
2143 इसका अब आंसर हो जाएगा 2143। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यानी एडम स्मिथ का जो लिखा गया पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन है, और जे एम किन्स का पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और गुरनाल मिडल का है एशियन ड्रामा, और कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। तो ऑप्शन इसका यही सुमेलित नहीं है। बाकी एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन है, जेएम किन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और गुरनाल मिडल का एशियाई ड्रामा है। और कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ, यह गलत दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक है डेविड रिकार्डो कार्ल मार्क्स का पुस्तक है। अगला प्रश्न है AFSPA अस्फा का पहली बार कहाँ लगाया गया था। अस्फा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर है इसमें पहली बार अस्फा लगाया गया था, जो यानी 1990 में लागू किया गया था, 1990 में अस्फा को। अगला प्रश्न है मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी कब घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। देखिए सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल, यह सब जो होता है आपको तीनों वित्तीय साधन और संस्थाएं मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है यह। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनाई के लिए। पोचमपल्ली आपको बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वह कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम कल्याणी के पश्चिमी चालुक वंश के राजा सोमेश्वर प्रथम अहोम्मल ने चोल राजाओं के साथ कई युद्ध लड़े। बुढ़ापे में एक असाध्य ज्वर बीमारी से पीड़ित हो जाने के कारण इन्होंने रीति रिवाजों के अनुसार 1068 में कुरवती नामक स्थान पर तुंगभद्रा नदी के पवित्र जल में डूबकर यानी जल समाधि होकर अपना प्राण त्याग दिए थे। तैलव द्वितीय इस वंश का संस्थापक था जिसने राष्ट्रकूटों को हराकर कल्याणी के चालुक वंश के स्थापना किया था। विक्रमादित्य 4 और जयसिंह ये इस वंश के अन्य प्रतापी राजा थे। अगला प्रश्न है चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विमान। विमान जो होता था यह चोल चालुक्य यानी द्रविड़ शैली के सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता गर्भगृह के ऊपर पिरामिड के आकार के बनी बहुमंजिल इमारत यानी जिसको विमान होता था यह। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यही है जिसका विमान 13 मंजिल ऊंचा है यह। गोपुरम यह जो आपको मंदिर का विशाल और भव्य प्रवेश द्वार होता था। चोलों ने इसकी शुरुआत की थी परंतु गोपुरम अपनी भव्यता के चरम पर चोलों के बाद पांड्य और विजयनगर के समय अधिक पहुंचा था यह। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर के द्वारा 200 ग्रंथों की रचना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न सुमेलित करना है घटना और वर्ष। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1659 में
बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में किया गया था। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां पर हमला 1663 ईस्वी में किया गया था और सूरत की पहली लूट 1664 ईस्वी में किया गया था और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में किया गया था। यानी बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में, शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां पर हमला 1663 ईस्वी में, सूरत का पहली लूट 1664 ईस्वी में और सूरत का दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। यानी 1 2 3 4 हो जाएगा आपका इसका आंसर। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, अब बी का 4 का 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा कौन था? का सही तो जगह हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो भारत का जो दोहरे गुम्बद वाला भारत का पहला मकबरा है। यह इसको जो है फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदर उ सुदूर। सदर उ सुदूर जो मजलिस एक खलवत में शामिल नहीं होता था। मजलिस एक खलवत का मतलब होता है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 अध्याय और 8 खंड में चरक संहिता को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए बी ठक्कर के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम है अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इन्हें महात्मा गांधी और देश के लोग आदर से ठक्कर बापा कहते थे। इन्होंने आदिवासी जिन्हें इन्होंने ही सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का दिया था कि सेवा और शिक्षा के लिए 1922 ईस्वी में गुजरात में भील सेवा मंडल की स्थापना किया था। यानी ठक्कर बाबा के द्वारा 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना गुजरात में किए थे। 1857 के विद्रोह के कथनों पर विचार कीजिए। उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन था। इसका अगला है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और युद्ध संवाददाता WH रसेल थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है। उस समय प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे और लॉर्ड कॉलिंग के समय हुआ था और युद्ध संवाददाता WH रसेल था। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किया था। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 में किए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिहार में सबसे ज्यादा जो है यह सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंचा था दंगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। 1915 में महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1919 में रोलेट एक्ट जैसा घटना हुआ था और 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा अहिंसक हो जाने के कारण इसको वापस ले लिए थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 का मसौदा तैयार करने वाले आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है आईपीसी पास हुआ था इसी के समय में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियां का जो है आपको राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अनुच्छेद 53 के 1 में राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति का दर्जा दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री केवल वास्तविक प्रमुख होता है, परंतु संवैधानिक रूप से सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय नीति निषेध तत्व में शांति और सुरक्षा के चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में है और मौल्य और अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 के 1 में है और अनुच्छेद 51 के 1 में है। अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार जांच के लिए सुंगलू समिति का गठन किया गया था। इसमें जो है 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। उसी के जांच करने के लिए आपको संगलू समिति का नियुक्त किया गया था। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रोक सकता है? तो वह 6 माह तक इसको बिना पास हुए रोक सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कोई भी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका जो है दायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में एससी व एसटी के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 के डी में किया गया। 243 के डी में इसका किया गया एससी एसटी का आरक्षण का। अगर यह फ्रेंड आपको याद नहीं रहे हैं तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि एससी और एसटी का जो आरक्षण किसके तहत होता है? तो डी के तहत। और डी मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि 243 के अनुच्छेद डी में इसको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। डी मतलब डिस्काउंट। अगला है, इसमें अभी आप याद कर सकते हैं आसानी से 243 के ई में। ई मतलब होता है आपको कार्यकाल। तो बताइए कि अभी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है प्रधानमंत्री सबका? तो 5 साल का होता है। चाहे पंचायती राज चुनाव में 5 साल का चलता है। तो आप 5 से आप याद कर सकते हैं ई कितने नंबर पर होता है? 5 नंबर में। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसमें आपको उसका कार्यकाल याद कर सकते हैं। बी में जो है आपको देश के राज्यों के पंचायतों को गठन का प्रावधान किया गया। बी में पंचायत का गठन किया गया है। और 7 में उसको दायित्व दिया गया है। क्या होगा कि पंचायतों को कौन कौन सा दायित्व होता, शक्ति दिया गया है। जो आपको जैसे कि उत्तरदायित्व 29 विषय है पंचायत में, तो यह आपको दिया गया है 243 के जी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन का आंतरिक चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी, अग्नेय चट्टान जो होता है आपको मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है, जैसे कि बेसाल्ट या ग्रेनाइट। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, लावा और मैग्मा के जमने से बनता है। ज्वालामुखी चट्टान यह अग्नेय चट्टान का ही एक रूप होता है जो धरातल पर लावा फैलने से बनता है। अवसादी चट्टान जो होता है आपको पानी और हवा द्वारा लाए गए मलबे और अवसादों के परतों के रूप में जमने और दमने से इसका निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। इसको जो है आपको इसमें आपको चूना पत्थर सब इसका उदाहरण हो जाता है। अगला कैंत्रित, यह जो होता है बहुत अधिक दाब और तापमान के कारण दबने से यह बनता है, कैंत्रित चट्टान बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर को लौटता हुआ मानसून के रूप में भी जाना जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने से भारतीय भूभाग पर दबाव कम हो जाता है और भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगता है। इसे लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में नमी लेकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर नवंबर दिसंबर में भारी वर्षा कराता है। यह अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है? किस हिमालय में यह पीर पंजाल श्रेणी जो है अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लघु हिमालय। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। देखिएगा बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय में आपको एवरेस्ट और कंचनजंगा, एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है आपको बृहद हिमालय में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, केटिड, लद्दाख और जस्कर श्रेणी आता है ट्रांस हिमालय में। और असम हिमालय यह हिमालय का पश्चिमी से पूरा वर्गीकरण है, जो तीस्ता से दिहाग नदी के बीच यह मिलता है असम हिमालय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लघु हिमालय। अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा के लिए यह प्रयोग किया था। आम्रवर्षा का एक शब्द है जिसके मानसून पूर्व वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा आकाशीय पिंड है जो भ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में पूरा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, चंद्रमा हो जाएगा, जो आपको समान अवधि में पूरा करता है। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर यानी घूमता है 24 घंटे में, और परिक्रमण सूर्य का जब परिक्रमण करने में पृथ्वी जो है 365.25 दिन लेता है, और शुक्र जो है परिक्रमण जो अपना अक्ष पर घूमता है 243 दिन में, और परिक्रमण करता है वह 225 दिन में। और मंगल जो है पृथ्वी के समान ही 24.6 घंटे में, लेकिन वर्ष में 687 दिनों में परिभ्रमण करता है। चंद्रमा जो है 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में लगभग यह पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी, मेलार्ड अभिक्रिया। मेलार्ड अभिक्रिया, मांस को आप 40 डिग्री से अधिक पर पकाते हैं तो वह अभिक्रिया जो होता है मेलार्ड अभिक्रिया कहलाता है। जब मांस, ब्रेड या किसी उच्च प्रोटीन शर्करा युक्त प्रोटीन को 140 डिग्री से लेकर 165 डिग्री के उच्च ताप पर पकाया या सेका जाता है तो भोजन के अमीनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इसी प्रतिक्रिया के कारण भोजन का रंग आकर्षक भूरा हो जाता है और उससे पके हुए भोजन की विशेष सुगंधित खुशबू आने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्तिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा तरंगे। देखिए रेडियो तरंगे जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, लेकिन आवृत्ति सबसे कम होता है रेडियो तरंग का। माइक्रो तरंग रेडियो तरंग से अधिक लेकिन
बाकी से कम होता है। और गामा जो होता है गामा तरंगे, इसका आवृत्ति बहुत अधिक होता है और वेदन क्षमता भी सबसे अधिक आपको गामा किरण का ही होता है और आवृत्ति भी इसी का सबसे ज्यादा होता है और ऊर्जा इसी का ही ज्यादा होता है। यानी आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का और ऊर्जा भी सबसे अधिक गामा किरण का, वेदन क्षमता भी सबसे अधिक गामा किरण का ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपवर्तन और बिखराव। अपवर्तन और बिखराव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन केलोवर। केलोवर का उपयोग आपको बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है इसका। अगला प्रश्न है कि प्रति ऊर्ध्वापतन की अभिक्रिया में कौन परिवर्तित होता है? यानी प्रति ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन तो जानते हैं आपको ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वापतन कहता है, लेकिन प्रति ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। तो गैस से आप ठोस में परिवर्तित कीजिएगा तो प्रति ऊर्ध्वापतन कहलाता है। यानी ऊर्ध्वापतन होगा आपको ठोस से गैस में, आप प्रति लगाते देता है मतलब उल्टा, तो गैस से ठोस में बदलना प्रति ऊर्ध्वापतन कहलाता है। देखिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तरल से गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन गैस से तरल में परिवर्तित होना जो आपको संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग स्वास्थ्य परीक्षण में शराब चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग आपको शराब जो पीता है उसका जांच करने में प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जीवाणु के कारण ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? यानी सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 ग्राम, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म जीव मृत पौधे में किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? यानी सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजन राजधानी में। अमीबा में जो भोजन का पाचन जो होता है भोजन राजधानी में होता है। देखिए ये है सूडोपीडिया, इसी को आपको कुटपाद कहते हैं। यह भोजन को केवल पकड़ने और चलने में मदद करता है, पाचन में यह मदद नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट या पौधे में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का उपयोग जो जल के पुनः अवशोषण में हार्मोन के रूप में भूमिका निभाता है, वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। गर्भनाल में जो होता है आपको 2 धमनियां पाया जाता है, एक सिरा, गर्भनाल में जो होता है केवल एक सिरा होता है। इसका जो आपका यह गलत है, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। माँ और बच्चों को जोड़ने वाली गर्भनाल में कुल 3 रक्त वाहिना, आपसे पूछे कि रक्त वाहिना कितना होता है
रक्तवाहिना तो 3 होता है, 3 रक्तवाहिना होता है और 2 गर्भनाल धमनियां पाया जाता है और और एक गर्भनाल शिरा होता है। यानी एक 2 गर्भनाल धमनियां पाया जाता है और एक गर्भनाल शिरा पाया जाता है और 3 रक्त वाहिना पाया जाता है। तो फ्रेंड आपको अगर इसमें पूछे कि गर्भनाल धमनियां कितना पाया जाता है तो 2, गर्भनाल शिरा कितना पाया जाता है तो 1 और रक्त वाहिना कितना पाया जाता है तो आपको हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो पेशी के संकुचन का नियंत्रण करना मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। रक्त दाब का नियंत्रण करना मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना, तीनों का काम जो है मेडुला ओब्लांगेटा का है, जबकि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑटो वान गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? सही तो हो जाएगा वायु पंप। वायु पंप के लिए जो ऑटो वान गुएरिक जो है वायु पंप का आविष्कार किया है, यानी वैक्यूम एयर पंप का आविष्कार किया है ऑटो वान के द्वारा। देखिए डीजल इंजन का खोज है रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया है। जेट इंजन का आविष्कार ह्यूटल के द्वारा किया गया है। प्रतिदीप्त विद्युत लैंप, इसका विकास पीटर कूपर हेविट और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है विकास। अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहा जाता है? तो सही तो होगा आभासी लगान कहा जाता है इसको, ऑप्शन सी आभासी लगान। यानी अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को आभासी लगान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन आपको 1944 में अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? किस व्यक्ति को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लानोज एवं कंपोज घास के किस बायोम के अंतर्गत आता है? यानी लाओस और कंपोज घास का मैदान किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत लानोज एवं कंपोज घास के मैदान आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइगा। टाइगा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। टाइगा जो होता है टेरेस्ट्रियल बायोम का हिंदी अर्थ होता है स्थलीय, यानी जमीन में पाया जाने वाला। टाइगा विश्व का सबसे बड़ा भूभागीय स्थलीय बायोम है जो रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया में है। देवदार, स्प्रूस जैसी नुकीली पत्तियों वाले वृक्ष यहाँ ढका रहता है आपको। एस्चुरी, एस्चुरी जो है ज्वारनद मुख कहा जाता है, जहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। यह केल फॉरेस्ट, यह समुद्र के उथले पानी में उगने वाले बड़े भूरे शैवाल का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है केल फॉरेस्ट। कोरल रीफ, इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। यहाँ भी पूरी तरह जलीय बायोम होता है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां हुआ था, इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका सही उत्तर है आपको एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जो G20 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। यहाँ अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? यानी मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है इसमें कौन सा आयाम पर आधारित होता है?
तो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी जो है इस पर आधारित नहीं होता है, जबकि लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञानार्जन की क्षमता और अच्छा जीवन स्तर यह तीनों पर आधारित होता है जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गहन कृषि जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1960 और 1961 के बीच में शुरू किया गया था गहन जिला कृषि कार्यक्रम। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य का हिस्सा कितना होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुल पूंजी में राज्य का हिस्सा 15% होता है और 50% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है और 15% क्षेत्रीय बैंक अधिनियम 1976 के तहत प्रत्येक ग्रामीण बैंक की चुकता पूंजी से संबंधित राज्य सरकार का हिस्सा केवल 15% तक होता है और 35% जो होता है यानी 15% राज्य का होता है और 50% केंद्र सरकार का होता है और 35% जो होता है यह प्रायोजक बैंक जो होता है यानी स्पॉन्सर बैंक होता है, जैसे SBI या PNB का होता है, उस ग्रामीण बैंक को तकनीकी और वित्तीय मदद देता है यह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नागरहोल और राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद हो जाएगा 3 सतमंगलम राष्ट्रीय उद्यान और 4 हो जाएगा वायनाड राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 जो है आपको कावेरी बेसिन के अंतर्गत आता है। पापी कोंडा जो होता है यह गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। पापी कोंडा गोदावरी और नागरहोल सतमंगलम और वायनाड जो आता है कावेरी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड यह दूसरा सेट का 100 प्रश्न पूरा हो चुका है। अगर इस वीडियो का जो PDF का लिंक लेना चाहते हैं तो इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।